Hello everyone, I'm Niharika, here to help you learn better. Welcome back to my channel. और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ब्लड, ऑल अबाउट ब्लड। तो ये मेरा पहला लेक्चर है ब्लड का। इसमें मैं बहुत ही बेसिक कॉम्पोजिशन, कंपोनेंट्स और फंक्शंस बताऊंगी ब्लड के। तो स्टे ट्यून्ड, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की डेफिनेशन की। अगर हमें ब्लड को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे? ब्लड इज अ फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द होल बॉडी। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी में। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ब्लड होता है और यही फंक्शन होता है ब्लड का कि वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ब्लड के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी को मिल पाता है न्यूट्रिएंट या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि हम इस वीडियो में किस किस चीज़ की बात करेंगे ब्लड के। तो पहला है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, जिसके अंदर की सेल्स और प्लाज्मा आते हैं। उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात करेंगे और सीरम की बात करेंगे। सीरम क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितनी होती है, कितना प्रेजेंट होता है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्लड हमारी बॉडी में? 5 to 6 लीटर्स, यानी कि 8% ऑफ द बॉडी वेट। ये अप्रॉक्सीमेटली है, अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ द बॉडी वेट। मतलब हमारी बॉडी का जितना भी वेट है उसमें से 8% के अप्रॉक्स हमारे ब्लड का होता है, या फिर हम उसको 80 ml पर kg बॉडी वेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी मतलब डेंसिटी या फिर वॉल्यूम या फिर उसका फ्लो कितना है, मतलब वो कितना डेंस है। तो 4 to 5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर, मतलब पानी से 4 से 5 गुना ज़्यादा। और पानी की विस्कोसिटी क्या होती है? 8.90 × 10⁻⁻⁴ पास्कल्स। पास्कल्स में मेजर होती है विस्कोसिटी। तो ऑब्वियसली जो ब्लड होता है वो पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए ये 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा विस्कस होता है पानी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच की। पीएच क्या होता है? किसी भी चीज़ का नेचर, किसी भी चीज़ का नेचर 3 हो सकता है, या तो एसिडिक या बेसिक या फिर न्यूट्रल। तो जो पीएच स्केल होता है उसके थ्रू हम इसको नापते हैं। तो जो 7 होता है पीएच स्केल में वो न्यूट्रल होता है, जो कि होता है वाटर। वाटर हमारा बिल्कुल न्यूट्रल होता है, वाटर ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो जो ब्लड है वो 7.5 ± 0.05 होता है, यानी कि थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि 7 के बाद वैल्यू आ रही है इसलिए थोड़ा सा बेसिक होता है, यानी कि अल्कलाइन होता है, स्लाइटली बेसिक। और ± 0.05 मीन्स ये इतना वैरी कर सकता है, इतना कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड के 2 कंपोनेंट्स जो मेन होते हैं, सेल्स और प्लाज्मा। अगर हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में रख देंगे, एंटीकोएगुलेटेड ब्लड को, मतलब जो जमे ना, एंटीकोएगुलेटेड मतलब जो जमे ना, उस ऐसे ब्लड को अगर हम एक नैरो ट्यूब में रख देंगे, टेस्ट ट्यूब में, तो वो सेपरेट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा उसके अंदर का ब्लड सेल्स और प्लाज्मा में। तो मतलब कि सेल्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, इससे वो नीचे बैठ जाएंगे और प्लाज्मा ऊपर रह जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्लाइड में। तो हम पहले बात करते हैं सेल्स की। The cellular elements of the blood represents 45% of the total blood volume। तो जो सेल्स होते हैं वो 45% प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। ब्लड में 2 चीज़ें होती हैं, सेल्स और प्लाज्मा। तो 45% होता है सेल्स। तो अब एक मैंने यहाँ पे टर्म मेंशन करी है, हेमाटोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो हेमाटोक्रिट क्या होती है? ये एक रेशियो है जो कि हमें बताता है कि कितने परसेंट सेल्स प्रेजेंट हैं टू द टोटल ब्लड वॉल्यूम। पूरी ब्लड वॉल्यूम में कितने परसेंट सेल्स प्रेजेंट है, तो वो हमने बता दिया 45%। तो ये होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हेमाटोक्रिट। अब इट इंक्लूड्स क्या क्या आता है सेल्स में? आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, इसकी फुल फॉर्म होती है, और एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को। और इनके नॉर्मल काउंट, एक अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल काउंट होती है 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। नेक्स्ट होते हैं WBCs हमारे सेल में, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स, जिनको कि ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और इनकी नॉर्मल काउंट होती है 4000 to 11000 पर माइक्रोलीटर। नेक्स्ट होता है प्लेटलेट्स, जो कि हम सबको पता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और इनकी नॉर्मल काउंट होती है 1.5 to
4 lakhs per microliter। तो ये बात हो गई हमारे सेल्स की, डिविजन्स की, कि कितने सेल्स होते हैं और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मा की। हमने सेल्स पढ़ा था 45% प्रेजेंट होते हैं, तो बाकी वॉल्यूम किसकी हो गई ब्लड में? प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड एंड रिप्रेजेंट्स 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। जो प्लाज्मा होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। स्ट्रॉ मीन्स घास फूस, हे। तो जो मतलब कि येलोइश, जो हे होता है वो येलोइश कलर का होता है स्ट्रॉ। तो जो प्लाज्मा है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है और 55% प्रेजेंट होता है प्रोपोर्शन में, यानी कि 5% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। इट कंटेन्स 91% ऑफ वाटर। प्लाज्मा में 91% वाटर होता है, 9% सॉलिड्स होते हैं। और उन सॉलिड्स में क्या क्या आता है? सॉलिड्स में आता है 1% इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और 8% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं प्लाज्मा में? Na means सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, प्रोटीन्स एंड आयरन। ये होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। नेक्स्ट हमारा ऑफ द टोटल 8% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो 8% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर से 7% जो होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। हम सबको पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं और एज अ इम्यून सिस्टम फंक्शन भी करते हैं। और 1% होता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, शुगर, फैट्स, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। तो ये एक सिंपल से डिवीजन है प्लाज्मा की कि प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर क्योंकि अभी हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो ब्लड के लिए हमें बस इतना ही जानना है कि प्लाज्मा इन चीज़ों में डिवाइडेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। तो प्लाज्मा प्रोटीन भी प्लाज्मा में प्रेजेंट है ऑब्वियसली, जैसे कि हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू होती है 6.4 to 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर में हम इनको मेजर करते हैं। और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन हमें पता है कि कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के। प्लाज्मा प्रोटीन्स 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन जो कि 55% प्रेजेंट होता है, यानी कि 3 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद आता है ग्लोब्यूलिन जो कि 38% होता है, यानी कि 2 to 3 ग्राम पर डेसीलीटर। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन की जो रेशो होती है, एजी रेशो बोलते हैं उसको, मतलब कि कितनी रेशो में ये प्रेजेंट होते हैं, तो वो रेशो होती है 1.7:1, वेयर 1.7 इज द वैल्यू ऑफ एल्ब्यूमिन एंड 1 इज द वैल्यू ऑफ ग्लोब्यूलिन। फाइन, तो इतनी रेशियो में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है फिब्रिनोजन जो कि 7% प्रेजेंट होता है, यानी कि 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। और आखिर में आता है प्रोथ्रोम्बिन जो कि होता है 40 mg पर डेसीलीटर। तो ये होते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के कंपोनेंट्स। ये इतने प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की, मतलब कि जिनके अंदर प्रोटीन नहीं है ऐसे सब्सटेंसेस। अभी तक हमने प्लाज्मा में प्रोटीन्स की ही बात करी है, बट कुछ सब्सटेंसेस प्लाज्मा में ऐसे भी हैं जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो वो क्या है? उनकी नॉर्मल वैल्यू है 28 to 40 mg पर डेसीलीटर। और NPN substances are derivatives of food and in parts are the waste products of tissue catabolism। ये क्या होते हैं? जब हमारा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, हम उससे एनर्जी गेन कर लेते हैं जितना भी हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, तो जो एब्जॉर्ब फूड के डेरिवेटिव्स बच जाते हैं वो होता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस। मतलब कि उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन है जो कि हमारी बॉडी को ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो टिश्यू कैटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है। मतलब टिश्यू जब कैटाबॉलिज्म कर लेता है, अपना प्रोडक्ट ब्रेक डाउन करके अपना गेन कर लेता है जो भी उसको चाहिए, उसके बाद जो बचता है वो होता है NPN, यानी कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस। ठीक है, अब नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? यूरिया जो कि प्रेजेंट होता है 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्रिएटिन 1 to 2 mg पर डेसीलीटर। क्रिएटिनिन 0.6 to 1.2 mg पर डेसीलीटर। हाइपोजांथीन
ये ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत ही कम। xanthine, ये भी ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम। और यूरिक एसिड 2.2 to 4 mg पर डेसीलीटर। अब आ गए अदर सब्सटेंसेस। और कौन से सब्सटेंसेस होते हैं प्लाज्मा में? तो न्यूट्रल फैट्स होते हैं थोड़े बहुत प्लाज्मा में, जिनको कि बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, और वो होते हैं 30 to 150 mg पर डेसीलीटर। नेक्स्ट आते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड इज अ नेम ऑफ फैट ओनली। तो फॉस्फोलिपिड आते हैं जैसे कि लेसिथीन, स्फिंगोमाइलिन, सिफेलिन, ठीक है। और ये कितने प्रेजेंट होते हैं? 150 to 300 mg पर डेसीलीटर। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज, वो भी प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में, जो कि होता है 70 to 90 mg पर डेसीलीटर। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल, वो भी प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 120 to 200 mg पर डेसीलीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड की। तो यहाँ तक हमारा कॉम्पोजिशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है ब्लड का। अब हम उसके फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो पहला फंक्शन क्या है ब्लड का? रेस्पिरेटरी। ऑब्वियसली ब्लड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। कैसे? ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। हमने अभी पढ़ा था डेफिनेशन में, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी में। तो लंग्स के थ्रू ही तो कर रहा है, लंग्स में ही ऑक्सीजन जाती है थ्रू नेजल कैविटी, लंग्स में गई और ब्लड लंग्स में प्रेजेंट है, तो ब्लड कैरी करेगा उस ऑक्सीजन को, बाकी सारे टिश्यूज तक पहुंचाएगा, ठीक है। ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके उसको बाकी सारे टिश्यूज तक पहुंचाता है पूरी बॉडी में, और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स के पास लाता है और फिर हम उसको एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो यही है रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। नेक्स्ट फंक्शन है न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या है? ब्लड कन्वेज एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन एक्सेट्रा फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू द टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। जो हमने खाना खाया है, न्यूट्रिशन लिया है, जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो वो पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? हमारी ब्लड के थ्रू। ब्लड ही फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, या जितने भी विटामिन मिनरल सब होते हैं, उनको हमारे सारे टिश्यूज तक पहुंचाता है, क्योंकि ब्लड ही ऐसी चीज़ है जो कि हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है और सर्कुलेट करता रहता है, तो वही सब चीज़ें पहुंचाता है हर किसी को, और जो नहीं चाहिए उनको वापस लेके भी आता है। नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी में क्या करता है ब्लड? Blood transports the metabolic wastes, example urea, uric acid, creatinine, etc. to the kidneys, skin and intestine for their removal. Blood जो है वो metabolic waste, मतलब कि हमने जो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी ने परफॉर्म करा है फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, तो उनको वो पहुंचाता है उन जगहों पर जहाँ से वो वेस्ट बाहर निकल सके, जैसे कि हमारी किडनीज तक, हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, स्किन और इंटेस्टाइन। स्किन मतलब स्किन से स्वेट निकलता है एज अ वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचाता है। ये हो गया एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब हम बात करते हैं होम्योस्टैटिक फॉर वाटर, पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन की। तो ये क्या होता है, हम इसको थोड़ा ध्यान से समझो। ब्लड फॉर्म्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट, वो ब्लड मेंटेन करके रखता है, ब्लड फॉर्म करता है वो इन्वायरमेंट सेल के अंदर का। किन किन तरीके से? ब्लड की वॉल्यूम, सेल की वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, कॉम्पोजिशन, पीएच एंड टेम्परेचर, ये सब कौन देखता है, कौन मेंटेन करता है, कौन फॉर्म करता है? ब्लड। किसका? सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट, which is regulated to normal physiological limits with respect to minor changes in the body। ताकि अगर हमारी बॉडी में कोई भी माइनर चेंजेस आ रहे हैं तो उससे हमारे सेल्स को जल्दी से इफेक्ट ना पड़े, तो इसका ध्यान कौन रखता है? ब्लड। हमारी बॉडी टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट करता है ब्लड, कैसे फंक्शन करता है वो देखते हैं। ब्लड प्रिजर्व्स द वेरी नैरो रेंज इन द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड हुज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज वाटर। ब्लड का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर। हैज, फर्स्ट वन इज हाई स्पेसिफिक हीट।
हाई स्पेसिफिक हीट मतलब कि जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में, राइज या फॉल, वो कौन करवाता है? ब्लड। ये भी एक ब्लड का ही फंक्शन है, जो भी हमारी बॉडी में टेम्परेचर में राइज या फॉल आता है। तो द हाई स्पेसिफिक हीट बफर सडन चेंज, राइज और फॉल इन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी मीन्स हमारा अगर कोई भी ऑर्गन हीट प्रोड्यूस कर रहा है या फिर ज़्यादा हीट कैप्चर कर लिया या ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो गई है वहाँ पे या प्रोड्यूस हो रही है, तो उस हीट को जो ब्लड है वो वहाँ से लेके एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे ज़्यादा लोड ना पड़े उस हाई टेम्परेचर का, उस हीट का। ठीक है, तो the high conductivity is useful to take out heat from an organ for uniform distribution throughout the body. उस heat को वो पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। नेक्स्ट इज हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। लेटेंट हीट क्या होती है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है एक चीज से, तो वहां पर एनर्जी रिलीज करके जाए। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करने में भी हेल्प करता है ब्लड। नेक्स्ट फंक्शन है, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं वो ब्लड के फंक्शंस भी होंगे। तो क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन? एक्सर्ट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड पार्शियली थ्रू अ सेमी परमिएबल या परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन के थ्रू जब भी कोई लिक्विड लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो वही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये इन्फ्लुएंस करता है, उसी ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ प्रोटीन। रिजर्वॉयर मीन्स जहाँ पे कि प्रिजर्व होते हैं, जहाँ पे कि रहते हैं प्रोटीन्स, मतलब कि प्रोटीन्स को प्रिजर्व करके रखता है ये कौन? प्लाज्मा प्रोटीन। फाइन। और ब्लड obviously combines with many substances, example iron, thyroxine and steroid hormones to form transportable complexes from which the active components are released at the appropriate site. तो जो ब्लड है वो वेरियस कंपोनेंट्स के साथ अटैच करके अपने आप को या फिर उनको अपने साथ अटैच करके कैरी करके लेके जाता है उस ऑर्गन तक जहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज या कंपोनेंट चाहिए। फाइन। तो ये ऐसे भी एक्ट करता है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन करके ब्लड। फाइन, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन है। नेक्स्ट इज हम बात करेंगे सीरम की। सीरम क्या होता है? अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को रख देंगे तो उसमें से हमें क्या मिलेगा? सीरम। मतलब सीरम क्या होता है? अगर वो ब्लड जम गया है, अगर ब्लड जम रहा है, कोएगुलेट हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? सीरम, जो कि होता है प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है, इसलिए वो सीरम में प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म कर चुका है, ऑलरेडी ब्लड जम चुका है। ठीक है, तो सीरम ऊपर है थोड़ा सा। ठीक है, तो सीरम क्या है? इफ द ब्लड इज अलाउड टू क्लॉट इन अ टेस्ट ट्यूब देन द क्लॉट रिट्रैक्ट्स एंड गिव्स आउट सीरम। देयरफॉर सीरम इज प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन and clotting factors because these factors get consumed during clotting। और उसमें कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता सीरम में क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्प कर चुका है, तो वो सारे यूज हो चुके हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स जितने भी होते हैं ब्लड के अंदर। सीरम हैज अ हायर सेरोटोनिन जिसका कि नाम होता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, 5-HT भी बोलते हैं। तो सेरोटोनिन एक हैप्पी एलिमेंट है, एक हैप्पी केमिकल है हमारी बॉडी का, जो हमारे वेल बीइंग और हमारी हैप्पीनेस जिस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कंटेंट बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ प्लेटलेट्स ड्यूरिंग क्लॉटिंग। तो सीरम हैज अ हायर सेरोटोनिन। सीरम में हायर सेरोटोनिन भी होता है क्योंकि बाकी सारे जो कंटेंट थे वो ब्रेकडाउन हो गए हैं ऑफ प्लेटलेट्स ड्यूरिंग क्लॉटिंग। ठीक है, क्लॉटिंग में। तो ये था सीरम, बहुत ही इजी है सीरम। अब मैंने थोड़े से 3 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, तो आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। इनके सिर्फ 1 वर्ड आंसर हैं, तो आप इन तीनों के नंबर वाइज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज
Which component of protein contributes to maximum percentage to total plasma protein? Second question is hematocrit is the ratio of what? The amount of total blood volume in an individual is approximately what? तो इन तीनों का आंसर आप मुझे लाइन वाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी अगर आपका आंसर सही हुआ तो। थैंक यू इतने कंसंट्रेशन से सुनने के लिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको प्रेजेंटेशन में ज़्यादा अच्छा समझ आया या बोर्ड पे, मैं उसी तरीके से करूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।